नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुंबई के महाराष्ट्र की, जहां पर आज जुहू बीच पर मेगा बीच क्लीनिंग अभियान जो है वो चलाया गया। बता दें कि इस मेगा बीच क्लीनिंग अभियान में मुख्यमंत्री जो है वो भी मौजूद नजर आए और उन्होंने भी जो है वो क्लीनिंग करते नजर आए। यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जुहू बीच पर मेगा बीच क्लीनिंग अभियान के दौरान उन्होंने ट्रैक्टर चलाया। बता दें कि इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी जुहू बीच पर मेगा क्लीनिंग अभियान में भाग लिया और साथ ही क्लीनिंग को लेकर के जागरूकता भी फैलाया। यानी कि आज जुहू बीच पर जो है वो मेगा क्लीनिंग अभियान चलाया गया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल और भूपेंद्र पटेल जो है वो भी शामिल हुए। हमारे राज्यपाल जी आए, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी आए और सब यहाँ के हमारे लोग यहाँ शामिल हुए हैं, क्योंकि जैसे हमारा शहर रास्ते सब सफाई जब डीप क्लीन ड्राइव के जैसे करते हैं, वैसे ये समुद्र के किनारे जो है, आज देखिए जुहू बीच एकदम स्वच्छ है और ऐसा पूरा हमारा महाराष्ट्र को 720 किलोमीटर का ये समुद्र किनारा है, ये कोस्ट लाइन है, ये हमारा सौभाग्य है और इसे हम स्वच्छ रखेंगे। कई देश जो है ये जो टूरिज्म है इस पे चलता है, समुद्र किनारे जो है उसके ऊपर चलते हैं, कोस्टल टूरिज्म। तो हमें तो बहुत ही ये वरदान है और इसलिए मुंबई के हमारे जितने भी बीच है उसे मुंबई कारपोरेशन के माध्यम से हर रोज सफाई होती है। आज जुहू बीच में देखिए आप कितनी साफ है और ये हमेशा सिर्फ 15 दिन का ये प्रोग्राम नहीं है, ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोग्राम है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, आज 10 सालों में उसका परिणाम हम देख रहे हैं, पूरे देश में उसका परिणाम है और लोगों में काफी अवेयरनेस आया है। लोग हमारा घर जैसे स्वच्छ रखते हैं वैसे अपना जो परिसर है, जो हमारा शहर है और घर के आजू बाजू में जो इलाका है उसे भी स्वच्छ रखते हैं और वैसे ही हमारा बीच भी स्वच्छ रहना चाहिए। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण के अनुसार और इसलिए ये एमपीसीबी जो है पर्यावरण प्रदूषण महामंडल जो कारपोरेशन है उसने भी ये 14 बीच कॉम्बर दिए हुए हैं। ये बीच कॉम्बर ये पूरी तरह ये रेत जो है साफ करता है और लोगों को काफी उसका फायदा होता है, इसलिए उनको भी धन्यवाद। सभी एनजीओ यहाँ पर आए, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अभियान को लेकर विपक्ष सवाल उठाया, प्रधानमंत्री जिस प्रकार से करते हैं। नहीं, देखिए जब 2014 में स्वच्छ भारत अभियान मिशन शुरू हुआ तभी विपक्ष ने कई आरोप लगाए, लेकिन आज हम उसका नतीजा जो है परिणाम 10 साल के बाद हम देख रहे हैं, क्योंकि भविष्य में पर्यावरण एनवायरमेंट ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए आज समय है, हमें खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि अभी तापमान का दिन नहीं बर्निंग का युग शुरू हुआ है और इसलिए इसमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजें जो है, ये जो खतरा है उसे हमें दूर करने के लिए ये ऐसे अभियान की जरूरत है, पेड़ लगाने की जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो संकल्प अभियान जो शुरू किया है उसमें भी सभी लोगों ने शामिल होना चाहिए। जहां शहरों में सभी हमारे महाराष्ट्र में लाखों पेड़ लगाने के निर्देश जैसे ही दिए, जैसे महापालिका और नगर पालिकाओं में, ग्राम पंचायत में सभी जगह पे लाखों पेड़ लगाने का काम शुरू हुआ है और इसलिए हर एक इंसान है, हर एक नागरिक है, ये हमारा कर्तव्य है कि पेड़ लगाओ और ये पर्यावरण को बचाओ। सर, क्या हम ये देख सकते हैं जिस प्रकार से जुहू बीच पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, क्या विधानसभा में भी इसी तरह सरकार स्वच्छता अभियान चलेगी विपक्ष के खिलाफ? हाँ बिल्कुल, वैसे ही लोगों ने जो हमने काम किया है मुंबई में, कई लोग, हमने मुंबई स्वच्छता डीप क्लीन ड्राइव शुरू किया तो कई लोगों ने मुंबई की तिजोरी साफ करने का काम किया, हमने मुंबई सफाई का काम किया, डीप क्लीन ड्राइव का काम किया, तो कई लोगों ने कुछ किया है। तो विधानसभा में जो है लोग जो है पिछले 2 साल में जो काम किए हैं, जो डेवलपमेंट किया, आज कोस्टल हाईवे देखो, अटल सेतु देखो, ये मेट्रो देखो, ये सब जो काम है कि जितने तेजी से चल रहे हैं, इसका नतीजा ये परिणाम जो है आने वाले विधानसभा में जरूर दिखाई देगा। हमारी लाडली बहन का परिणाम होगा, लाडले भाई का परिणाम होगा, लाडले किसान का परिणाम निश्चित रूप से लोग इसमें विधानसभा में विपक्ष जो आरोप लगाते उनको सही जवाब हमारी जनता देगी। धन्यवाद सर।
पूरी दुनिया में इस सितंबर माह में एक बीच क्लीनिंग के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलता है। हमारे देश में तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक हमने सेवा और स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का भी कार्यक्रम हाथ में लिया है। हम सब ईश्वर की दी हुई, प्रकृति की दी हुई चीजों का इस्तेमाल तो करना जानते हैं, लेकिन इस्तेमाल करते हुए हम उसकी स्वच्छता के पक्ष को भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में मिशन लाइफ का नारा दिया है। वास्तव में मिशन लाइफ का अर्थ है कि धरती से जो कुछ हम लेते हैं वो स्वच्छ लेते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में जो कुछ लौटाते हैं वो कचरे के रूप में लौटाते हैं। धरती हमको स्वच्छ वायु देती है, लेकिन हम वायु को खराब करते हैं। धरती हमको स्वच्छ पानी देती है, लेकिन हम पानी का प्रदूषण करते हैं। धरती हमको इतना सुंदर बीज देती है, लेकिन हम अपने कार्यों से, अपनी उपयोगिता से उसको हमेशा खराब करते हैं। और इसलिए मिशन लाइफ में हमने देश के युवाओं को 7 आइडिया देने को कहा है। पहला, सेव एनर्जी। दूसरा, सेव वाटर। तीसरा, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो सॉलिड वेस्ट को कम कर सके। चौथा, सेव जो है ई वेस्ट का डिस्पोजल करना। पांचवा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल। और उसके बाद जो छठा एक और महत्वपूर्ण विषय है, बैन सिंगल यूज प्लास्टिक। और सातवां, सेव फूड ऑल्सो। हम कितना फूड जो है वो वेस्ट करते हैं, इसकी शपथ तो यहां दिलाई जाएगी ही। इसके साथ ही साथ इस साल पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया। धरती पर हमारे पे 2 ही लोगों की कृतज्ञता है, एक अपनी मां की और एक धरती मां की। हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। अगर हमारे पे किसी का एहसान है तो हमारी अपनी मां का है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। लेकिन इस धरती पर जो हम रहते हैं, धरती पर जो हमें फूड मिलता है, धरती पर इवन जो औषधि मिलती है, वो प्रकृति से ही आती है। इसलिए हम बड़े मकान बना दे, महल बना दे, लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर हम एक पेड़ इस धरती पर इस ग्रेटिट्यूड के लिए, कृतज्ञता के लिए, धन्यवाद के लिए लगाएंगे, तो अपनी मां और धरती मां के प्रति ये हमारा एक सेवा का बड़ा कार्य होगा जो हमको करना है। और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया को अच्छा बनाना है तो ये जो 7 आयाम है, इस पर हम काम करें। एक पेड़ मां के नाम लगाएं। और आज हम इस बात का संकल्प लें कि मुंबई में अपने जो बीचेस हैं उनको हम साफ सुथरा रखें। हमारे बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दरअसल वाराणसी में भारी बारिश के बीच गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नाव सेवाएं जो हैं वो अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। स्थानीय नाविकों को कई चुनौतियों का अब इसकी वजह से सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में भारी बारिश के बीच गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नाव सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। जलस्तर बढ़ने के कारण स्थानीय नाविकों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आय का एकमात्र स्रोत जो है वो बंद हो गया है। स्थानीय नाविकों ने कहा, हमारा काम बंद हो गया है, नाविक अपने घरों में बैठे हैं, आरती भी घाटों के छत पर हो रही है, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक अन्य नाविक मृत्युंजय कुमार ने बताया कि जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के ये कदम जो है वो उठाया गया है, जिसकी वजह से भले ही अभी नाविकों को परेशानी हो रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा और उनकी जान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ की स्थिति जो है वो नज़र आ रही है। कल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था, और अब आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो सीवी आनंद बोस ने भी बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लिए जाने की बात भी कही है। Flood situation is something
which is to be viewed seriously. There are certain steps to be taken before, during and after the floods. Accidents are not accidental. There is a human factor behind it. What is now required is immediate rehabilitation and rescue of those who are affected by the floods. As a long-term measure, there should be floodplain management. Floodplain management is very important, and also watershed management. Infrastructure should be as far as possible, it should be calamity resistant. There are many long-term and short-term measures to be taken in managing floods. Those are the issues that should come into relevance now, not the blame game. Thank you. Sir, last one question, please. Sir, you already बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। आए दिन मुख्यमंत्री जो है वो जनता दर्शन करते हैं, यानी कि जनता दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। बड़ी संख्या में बता दें कि लोग सीएम के पास पहुंचते हैं अपनी फरियाद लेकर के, और जिन समस्याओं का त्वरित निपटारा हो सकता है उन समस्याओं को देखने के बाद वहां मौजूद अधिकारियों को, अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो वो उसे त्वरित सुलझाने का निर्देश भी देते हैं। यानी कि ये जनता दरबार हर दिन लगता है और मुख्यमंत्री हर दिन लोगों की समस्याएं सुनते हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए जो है वो कल 21 सितंबर को जो है वो रवाना हुए, और साथ ही आपको बता दें कि अब 21 सितंबर को क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले ये बातें कही। बता दें कि क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो शामिल है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेलावेयर के विलमिंगटन में आयोजित वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वह प्रमुख अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के सीईओ के साथ भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर विलमिंगटन विश्वविद्यालय के एक भारतीय छात्र विनय कुमार ने खुशी जाहिर की है और काफ़ी खुश हुए हैं। So coming to myself, I'm Vinay Kumar Namala, and I'm a student over here studying for my masters, and so I'm living from here like बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हरियाणा की। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो हैं वो हो रहे हैं, और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है वो तमाम तैयारियां जब पार्टियों की ओर से की गई है। इस बीच अगर हरियाणा के डीजीपी की बात करें तो हरियाणा के डीजीपी ने एक साइबर क्राइम को लेकर के जो है वो अपनी बातों को रखा है और कहा है कि साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जिससे निपटने के लिए हमने पिछले साल एक कार्य योजना तैयार की है। क्या कुछ डीजीपी ने कहा है वो आपको सुनाते हैं। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके उभरा है और इससे निपटने के लिए हमने पिछले साल एक बड़ी कार्य योजना तैयार की। इसके तहत हमारे हर जिले में साइबर थाने खोले गए हैं, 29 साइबर पुलिस स्टेशन हैं हरियाणा में, और जो 1930 हेल्पलाइन है, जो एक राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन है, इस पे 12 पुलिसकर्मी तैनात थे, जिनको संख्या 6 गुना बढ़ा करके हमने 70 की। और जो हमारी होल्ड परसेंटेज पहले जो ठगी होती थी उसका करीब करीब 8 से 10% पैसा ही रोक पाने में सक्षम थे हम। ये अमाउंट बढ़कर के अब 30% से भी ज्यादा हो गया है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए गृह मंत्रालय ने, माननीय गृह मंत्री जी ने 10 सितंबर को हरियाणा स्टेट को सम्मानित किया 1930 हेल्पलाइन और साइबर क्राइम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। ऐसा देखने में आ रहा है कि साइबर अपराधी अलग अलग राज्य और विदेशों में बैठकर साइबर फ्रॉड करते हैं, ऐसे में हरियाणा पुलिस उन पर कार्रवाई करने के लिए किस प्रकार 2023 की अगर बात करें तो करीब 5000 से भी ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स अरेस्ट किए हरियाणा पुलिस ने, और जो 2024 के पहले 8 महीने हैं इसमें यह संख्या 3100 से भी ज्यादा हो चुकी है। औसतन हम 12 अपराधी प्रतिदिन पकड़ते हैं और ये संख्या बढ़ रही है। जुलाई महीने में ये संख्या बढ़ के 16 अपराधी प्रतिदिन हो गई। तो इस पे और हमारी फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स को हम पकड़ें।
और साथ साथ बैंकों के साथ एक बड़ा कोऑर्डिनेशन हमने किया है। सभी बैंकों के साथ मीटिंग्स की और अब 10 बड़े बैंकों के 15 नोडल अधिकारी हमारी 1930 की जो टीम है हमारे कंट्रोल रूम में, वहां एक छत के नीचे बैठते हैं और वो सब मिलकर के जो ठगी की कंप्लेंट्स आती हैं उनको दर्ज करते हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। खास करके नेताओं की बात करें तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच की मांग की है। और आज एज ऑन डेट जो कुछ भी बाहर आया है लैब रिपोर्ट वगैरह, ये तो एकदम खतरनाक है। तो पूरा करोड़ों लोगों का श्रद्धा का विषय है। तो इसलिए श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी ने लैब का जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक किया है उसके बारे में पूरे तरीके से जांच होना चाहिए और अगर ये सत्य करके निकलते हैं तो कड़ी से कड़ी उसको पनिशमेंट होना चाहिए और उसके साथ ही साथ इसका विरोध भी करना चाहिए, खंडन भी। अभी तो प्रदेश सरकार तो निर्णय करना है। आंध्र में चंद्रबाबू जी के सरकार है एंड चंद्रबाबू इज एबल एडमिनिस्ट्रेटर, वो डिसाइड करेंगे सीबीआई को देना है या एसआईटी गठित करना है, वो सब प्रदेश सरकार निर्णय करेगा। क्योंकि रिपोर्ट भी जो जाहिर किया गया है वो प्रदेश सरकार ही किया है। जब तक प्रदेश सरकार नहीं कहेंगे तब तक सीबीआई नहीं कर सकते। कर्नाटक में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे। शुक्रवार को दरअसल मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले के ब्रेल वाटर हिल इलाके में एक बस के सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाने से सीमा सुरक्षा बल के कम से कम 3 जवान शहीद हो गए हैं जबकि अन्य घायल हो गए हैं। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 36 बीएसएफ जवानों को लेकर जा रही बस ब्रेल गांव के में सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। जम्मू कश्मीर बड़गाम जिले में कल सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 3 बीएसएफ जवानों को हामा गांव में आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर से शुरू होने वाली 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर भारतीय अमेरिकी यूएस कांग्रेस जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय पीएम के अमेरिका यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। Well, the Indian diaspora in America is very excited about Modi ji's visit to America. There is a lot of people that love Modi ji. They appreciate what he has done for the country, increasing the economic power of India. India has become a super economic power because of the vision of Prime Minister Narendra Modi. And the Indian Americans who are all over United States are very excited to welcome him as he lands. और भोला पासवान शास्त्री की आज जयंती है और उनकी जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि भोला पासवान शास्त्री के जन्म दिवस पर अवसर पर राजकीय समारोह में नीतीश कुमार ने भाग लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी भी इस दौरान मौजूद थे।
बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना में। दरअसल पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित एनआईटी कैंपस में बीती रात छात्र छात्राओं का भारी बवाल देखने को मिला। बेटा एनआईटी हॉस्टल में आंध्र प्रदेश की रहने वाली छात्रा पल्लवी रेड्डी ने आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद बेटा एनआईटी परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आनन फानन में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं आत्महत्या मिस्ट्री जो है वो बनी हुई है। मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद थी। वहीं पुलिस अब घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच में जुट गई है। गया में पितृपक्ष मेले को लेकर पिंडदानियों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तीर्थ यात्री विभिन्न पिंड वेदियों पर लगाकर पिंडदान कर्मकांड कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बोधगया स्थित धर्मरण्य पिंड वेदी पर पिंडदान करने से कई बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यहाँ बड़ी संख्या में पिंडदानी पहुँच रहे हैं और पितरों की मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान कर रहे हैं। यहाँ पिंडदान करने वाले स्थानीय पंडा दीपक तिवारी ने बताया कि यह धर्मरण्य पिंडदेव हैं। यहाँ श्रद्धा करने से विभिन्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मैं सुनील अग्रवाल कलकत्ता से आया हूँ। मैं अपनी पितरों की मोक्ष के लिए यहाँ धर्मायण में उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि उनको पितृलोक में स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त है। यहाँ के बारे में क्या आपको जानकारी मिली है? मान्यता क्या है इसकी? मान्यता ये है कि ये एक हिंदू पितृलोक है जहाँ पर पितरों की शांति के लिए यहाँ पर सभी हिंदू लोग आके उनके लिए पूजा पाठ करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील अग्रवाल। कहाँ के हैं? कलकत्ता से। पितरों को मोक्ष मिलता है इसलिए हम गया जी यहाँ आए हैं पितरों की मुक्ति के लिए। कौन कौन साथ में हैं? हम हैं, ये हमारे पति हैं, ये हमारे गुरुजी हैं। क्या जानकारी मिली आपको गया के बारे में? गया के बारे में तो यही सुने कि यहाँ जो भी कर्म किए जाते हैं उससे पितर खुश होते हैं, पितरों की मुक्ति होती है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम स्वाति अग्रवाल है। ये कौन सा वेदी है? यहाँ का क्या महत्व है? ये धर्मारण्य वेदी है। धर्मारण्य वेदी के प्रसिद्धि है कि यहाँ पर जो कोई भी अपने पितरों के उद्धार की कामना से श्राद्ध करते हैं या जिनके पितर प्रेत योनि में चले गए हैं तो प्रेत योनियों से उद्धार के लिए धर्मारण्य में पिंडदान किए जाते हैं। धर्मारण्य में पिंडदान करने से और अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कोई अगर जिनकी विवाह नहीं हो रहे हो या जो कोई के संतान नहीं हो रहा हो या जिनका रोजगार व्यापार में कमी आ रही हो, बाधाएं बन रही हो या घर में जिनके कष्ट पीड़ा रोग आदि से ग्रसित रह रहे हों तो इन सभी का उपाय धर्मारण्य में पिंडदान करने से प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति आयु आरोग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हुए सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करता है और उनके पितर मोक्ष विष्णुलोक ब्रह्मलोक और रुद्रलोक को प्राप्त करते हैं। अपना परिचय? मेरा नाम दीपक तिवारी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे गुजरात की सूरत की, जहां पर आज रेल दुर्घटना होने से पहले ही ट्रैक की कुछ फिश प्लेट निकलने की उससे पहले ही जो है वो टल गया है। यानी कि ट्रेन हादसे से पहले ही इसकी जानकारी जो है वो अधिकारियों को लग गई है। दरअसल इसको लेकर के सूरत डिप्टी एसपी आर सरवैया ने जानकारी दी है और बताया है कि कैसे ट्रैक की कुछ फिश प्लेट निकाली गई है और उन्होंने तुरंत रेलवे तंत्र को अलर्ट किया और पुलिस को भी जानकारी दी। मॉर्निंग में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग जो पेट्रोलिंग कर रहे थे उनके ध्यान में आया कि रेलवे ट्रैक की कुछ फिश प्लेट निकाली गई हुई है और कुछ नट बोल्ट्स भी निकाले हुए हैं। तो तात्कालिक उन लोगों ने सतर्कता की वजह से उन्होंने रेलवे तंत्र को अलर्ट किया और पुलिस को भी जानकारी दी गई। तुरंत रेलवे के जो कर्मचारी और इंजीनियर से उन्होंने आके वो ट्रैक को रिपेयर किया, नट बोल्ट फिट कर दिए और फिश प्लेट को फिर से लगाई गई। इस तरह से एक जो किसी जो व्यक्ति हैं जो गुनहगार है उन्होंने ये रेलवे ट्रैक को डैमेज करके एक कृत्य किया है।
अभी उसकी फरियाद लेने चालू हैं। जीआरपी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सूरत ग्राम्य पुलिस सब मिलकर अलग अलग टीम बनाकर इसको डिटेक्ट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और एलसीबी, एसओजी और बाकी सब फोर्स, पूरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सब लगे हुए हैं। सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंच रहे हैं और इसकी कार्यवाही कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उनको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्यवाही उनके सामने की जाएगी। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद को लेकर के आरजेडी नेता मनोज झा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा किसे दोष दे रही है, त्वरित जांच हो जानी चाहिए। मिल क्या जानते हैं, केंद्र की बीजेपी के मजे। बाईं तरफ जगन, अभी दाईं तरफ एनसीबीएन और नूरा कुश्ती, और उसमें आस्था के साथ खिलवाड़। हेडलाइन मैनेजमेंट। किसको दोष दे रहे हैं भाई? हम तो संसद में रहे हैं। जगन के लोग आपके उनकी पार्टी के लोग आपके प्रॉक्सी थे, और वही हाल अभी नए वाले का है। लेकिन आप हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप भी शरीके गुनाह हैं, हाथ नहीं झाड़ सकते। जो एंगल आप ढूंढ रहे थे आपको 72 घंटे में, वो नहीं मिला। अब त्वरित जांच करवाइए, अनुसंधान हो, त्वरित जांच हो और कार्रवाई हो, और बाकी जगह का भी हाल चाल लीजिए। ये महत्वपूर्ण है। सवाल सिर्फ मंदिर के प्रसाद का नहीं है। अगर घी में मिलावट है तो ये घी बाजार में भी आता है, बाजार से होकर लोगों के किचन तक भी आता है। नहीं, सवाल ये है कि ये काम देखना हमारा है क्या? मेरा तो नहीं है, मेरे जैसों का नहीं है, आम अदना हिंदुस्तानियों का भी नहीं है। ये दिखता कौन है? इसके मंत्रालय हैं, केंद्र में भी और राज्यों में भी। वो क्या कर रहा है? सवाल वहां जाना चाहिए, वहां जा ही नहीं रहा। वहां हेडलाइन मैनेजमेंट है उद्देश्य। नालंदा जिले में शनिवार सुबह की शुरुआत गोलियों की तड़तड़ाहट से हुई, जहां मानपुर थाना क्षेत्र इलाके के गोंगडी पर गांव में पूर्व के मामूली से विवाद को लेकर कई राउंड गोलियां चली। घटना के संबंध में जख्मी के परिजन ने बताया कि सूरत में आरोपियों गुड्डू, सूरज और राधे ने राकेश यादव के साथ मारपीट की थी। मारपीट करने के बाद आपस में वापस सभी अपने गांव गोंगडी पर आ गए। शनिवार की सुबह इसी विवाद को लेकर बदमाशों ने गोंगडी पर गांव में ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाई। इस गोलीबारी के दौरान घर के बाहर बैठे दादा और पोती को गोली लग गई। गनीमत यह रही कि गोली दादा और पोती के हाथ में लगी। जख्मी हालत में दादा और पोती को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सूरत में झगड़ा हुआ था, उसके कारण सूरत से सब लोग भाग के यहाँ आया। उसके बाद में फिर भी यहाँ मारने का प्रयास कर रहा है। आज क्या हुआ था? आज वही हुआ था, सब लोग बच्चे लोग मतलब लड़का बुतरू था, खन्ना गया था खेत में लेटरिंग करने के लिए, तो वो लोग घेर लिए। कई आदमी था? वो लोग था 7 आदमी। कौन कौन था? अभी तो नहीं बता सकते हैं। मेन रूप से कौन चला रहा? मेन रूप से गुड्डू चला रहा था और राधे यादव, गुड्डू यादव। और इससे झगड़ा किससे था? झगड़ा था राकेश कुमार के सूरत में मारा था। उसी के परिवार पर चला रहा था? हाँ, उसी के परिवार से लेके चल रहा था झगड़ा। और फिर ये वो लोग थोड़ा दूसर पार्टी है, तो मतलब एंटी पार्टी है। तो आज कितनों को लगा गोली? आज गोली कई लोग को लगा? आज 2 आदमी का लगा है। दादा पोती? दादा पोती मतलब दादा पोती? दादा और पोती को गोली लग गया है? हाँ, दादा और पोती का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र कुमार। लड़ाई हो गया। काहे ला? ऐसी मतलब विवाद था दूसरा से, मतलब मार दिया इनको। क्या चीज का विवाद हो रहा था? ऐसी लड़ाई झगड़ा इसी मतलब था, कोई दूसरा से लड़ाई था, मतलब खेल रहा था, वहीं लग गया गोली। तो कितना गोली चलाया था वो लोग? वही दिया होगा 30-40 गोली पड़ दिया होगा। तो ये बच्चा खेल रहा था क्या? हाँ। कौन था जो छोड़ा था? गुड्डू यादव। और किससे झगड़ा हो रहा था? झगड़ा हो रहा था गाँव में वाला से। मैंने किससे? विनय यादव से और गुड्डू यादव से? हाँ। तो इन दोनों के पीछे पहले विवाद था? हाँ, विवाद था। हाँ। कोई जमीन में नहीं, कुछ और लेकर? नहीं, जमीन का नहीं था। सूरत में, गुजरात में मारा था, मार के चला आया था, उसी के लिए। कहाँ गाँव वाले? गोंगड़ी पर। क्या नाम हुआ आपका? तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।